कंपाइलर। मैं श्वेता आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल एसएससी कंपाइलर में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबको बता दूं कि मैंने कल जो इंग्लिश का क्लास लिया था, कल मेरा क्लास 1 था नाउन प्लस वोकैब का। तो मैंने कल जो कुछ रूल्स करवाए थे उसमें से कुछ रूल्स रह गए थे जो मुझे आज करवाने हैं, और मैंने आप सभी को ये भी बताया कि मैं ग्रामर के साथ वोकैब भी कवर करते चलूंगी। इस तरह आप सभी का मतलब जब ग्रामर कंप्लीट होगा तो आप सभी का वोकैब भी कंप्लीट हो चुका होगा। तो मैं अभी हम लोग कुछ वोकैब देख लेते हैं, उसके बाद फिर हम लोग रूल्स की तरफ बढ़ेंगे। और रूल्स के बाद मैं आप सभी को 50 क्वेश्चंस करवाने वाली हूँ, और फिर हम लोग मतलब कल से दूसरा चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं जो कि होगा प्रोनाउन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अभी हम अपना रूट वर्ड्स, उसके बाद हम लोग सिनोनिम्स देखेंगे, फिर एंटोनिम्स देखेंगे, फिर वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। तो इससे हम लोग का कवर होता जा रहा है रूट वर्ड से। फिर हम लोग इडियम्स एंड फ्रेजेस देखेंगे और फिर प्रीपोजिशन के कुछ वर्ड्स देखेंगे। तो चलिए अभी मैं स्टार्ट करती हूँ रूट वर्ड्स को। तो रूट वर्ड्स में सबसे पहले मेरा जो रूट वर्ड है वो है एक्ट, जिसका मीनिंग होता है डू। एक्ट मीन्स क्या होता है? डू। जिस भी वर्ड के पहले आप लोग एक्ट देखिएगा उसका मीनिंग हो जाएगा डू। तो जैसे कि मैंने यहाँ पे वर्ड ले लिया एक्टिविटी, तो एक्टिविटी में एक्ट आ रहा है, इसका मतलब होता है टू डू समथिंग। मीन्स एक्टिविटी मीन्स टू डू समथिंग, कोई पर्सन कुछ कर रहा है उसको बोलते हैं एक्टिविटी। ओके, दूसरा मेरा वर्ड हो गया, वो हो गया रिएक्ट। रिएक्ट का मीनिंग क्या हो गया? टू रेस्पॉन्ड समवन। ओके, मतलब किसी ने कुछ कहा है उस पर हम लोग को रिस्पॉन्स देना है, उसे क्या बोलते हैं? रिएक्ट। मेरा नेक्स्ट जो इसमें भी देखिए आप लोग एक्ट आया हुआ है, इसका मतलब टू डू समथिंग, मतलब कुछ भी करो, लेकिन इसमें मतलब एक्ट आ जाएगा, इसका मीनिंग हो जाएगा डू मीन्स करना। नेक्स्ट जो मेरा है इंटरेक्शन, इसमें भी एक्ट आ रहा है, इसका मतलब इंटरेक्शन का मीनिंग क्या हो गया? टू कम्युनिकेशन बिटवीन टू पर्संस और टू थिंग्स। इसका मीनिंग ये हो जाता है इंटरेक्शन का। अब आई होप आई एम क्लियर विद दिस। तो मैं नेक्स्ट पे चलती हूँ। नेक्स्ट मेरा जो रूट वर्ड है वो है एयर। एयर या ईयरो, इसका मीनिंग क्या हो जाता है? एयर। ओके, यहाँ पे AER है, एयर या ईयरो, इसका मीनिंग हो जाएगा एयर से रिलेटेड। तो जहां भी आपको ये वाला दिख जाए या एयर ये पूरा टोटल दिख जाए तो इसका मीनिंग क्या हो जाएगा? एयर से रिलेटेड हो जाएगा। तो सबसे पहला मैंने जो वर्ड लिया है वो है एयरेट। ओके, एयरेट मेरा वर्ड है, तो इसमें देखिए एयर आ रहा है, AER आ रहा है। इसका मतलब क्या हो जाएगा? कोई भी जो कमरा है वो पूरा एकदम टोटली एयर से फुलफिल है, उसे बोलते हैं एयरेट, मीन्स एयर से भरा हुआ। जो मेरा नेक्स्ट वर्ड है वो है एरियल। ओके, तो यहाँ पे एयर आया हुआ है, तो एरियल मीन्स क्या होता है? जो चीज एयर से रिलेटेड हो उसे एरियल बोलते हैं। जो मेरा नेक्स्ट वर्ड है वो है एरोस्पेस। तो आप सभी ने बहुत ज्यादा मतलब जैसे कि होता है एरोस्पेस मीन्स क्या हो गया? इसमें देखिए एरो आया हुआ है, एरो मीन्स क्या होता है? एयर। यहाँ पे मैंने बताया रूट वर्ड्स हम लोग का एयर या एरो होता है, तो एयर मीन्स एयर से रिलेटेड। तो एरोस्पेस मीन्स क्या हो जाएगा? स्पेस ऑफ एयर मीन्स स्पेस ऑफ एयर मीन्स जहाँ पे बहुत मतलब एयर पूरा भरा हुआ, जैसे गांव का क्षेत्र। ओके, तो मेरा जो तीसरा रूट वर्ड है वो है एगर या एग्री या एग्रो। तो ये इसका मीनिंग क्या होता है? इसका मीनिंग होता है फार्मिंग मीन्स खेती से रिलेटेड। ओके, तो एगर या एग्री या एग्रो मीन्स होता है फार्मिंग। इसके वर्ड्स मैंने जो लिए हैं वो सबसे पहला वर्ड है एग्रीकल्चर। तो एग्रीकल्चर आप लोग सभी जानते होंगे। तो एग्रीकल्चर का मीनिंग यहाँ पे देखिए एग्री आ रहा है सबसे पहले, उसके बाद है कल्चर। एग्रीकल्चर का मीनिंग क्या हो जाता है? मैनेजमेंट ऑफ लैंड। मीन्स हम मतलब बहुत सारे फार्मर्स होते हैं जो लैंड का मैनेजमेंट करके मतलब अपना खेती करते हैं और उसमें से मतलब अनाज उगाते हैं। तो इसीलिए इस एग्रीकल्चर को क्या बोलते हैं? मैनेजमेंट ऑफ लैंड। जो मेरा नेक्स्ट वर्ड है वो है एग्री बिजनेस। एग्री बिजनेस मीन्स यहाँ पे देखिए एग्री इसमें भी आ रहा है और बिजनेस, इसका मतलब होता है जो मतलब जैसे मतलब लैंड का यूज करके जो हम लोग बिजनेस करते हैं उसे एग्री बिजनेस कहते हैं। जैसे बहुत सारे जो किसान होते हैं वो उसमें बिजनेस वाले फसल मतलब उसमें उगाते हैं, बिजनेस वाले खाद्यान्न उगाते हैं और उसको बेचते हैं, तो इसे क्या बोलते हैं? एग्री बिजनेस बोलते हैं। जो मेरा नेक्स्ट वर्ड है वो है एग्रेरियन। ओके, एग्रे यहाँ पे एगर आ रहा है, तो मेरा यहाँ पे देखिए रूट वर्ड्स में मैंने एगर लिया हुआ है, तो यहाँ पे एगर सिर्फ आ रहा है, और एरियन। एग्रेरियन मीन्स क्या होता है? रिलेटिंग टू द मैनेजमेंट ऑफ लैंड्स। एग्रेरियन फिर से यहाँ पे मतलब जो भी रिलेटिंग टू द मैनेजमेंट ऑफ लैंड्स। तो यहाँ पे मेरा 3 रूट वर्ड्स अभी कंप्लीट हो चुके हैं। अभी मैं नेक्स्ट चलती हूँ चौथे रूट वर्ड पे, जिस मतलब जो मैंने लिया हुआ है अल्ज या अल्जो। जो मेरा नेक्स्ट रूट वर्ड है वो है अल्ज या अल्जो।
तो इसका मीनिंग क्या हो जाता है? इसका मीनिंग होता है पेन। अल्जियो का मीनिंग हो गया पेन। तो मैंने इसमें जो वर्ड्स लिए हैं वो है, सबसे पहला वर्ड है न्यूरल्जिया। तो न्यूरल्जिया में मेरा क्या आ रहा है? अल्ज आ रहा है। देखिए अल्ज, इसका मतलब होता है पेन। इसका मतलब क्या हो गया? पेन कॉज्ड बाय न्यूरॉन। मीन्स क्या? नर्व, एक तरह का नर्व होता है। तो पेन उसमें जब होता है उससे क्या बोलते हैं? पेन कॉज्ड बाय नर्व। ओके, जो मेरा नेक्स्ट वर्ड है वो है एनाल्जेसिक। एनाल्जेसिक में भी देखिए यहाँ पे अल जा रहा है। इसका मतलब क्या हो गया? अ ड्रग दैट मेक्स वन पेन फ्री। एनाल्जेसिक क्या हो गया? अ ड्रग दैट मेक्स वन पेन फ्री। मतलब जितने भी आप इससे रिलेटेड वर्ड देखोगे वहां पे पेन का यूज होगा ही। ओके, तो यहाँ पे था न्यूरल्जिया मीन्स पेन कॉज्ड बाय अ नर्व, और यहाँ पे एनाल्जेसिक हो गया अ ड्रग दैट मेक्स वन पेन फ्री। अब मेरे 4 रूट वर्ड्स कंप्लीट हो चुके हैं। अब मैं 5वें वर्ड्स की तरफ चलती हूँ। तो 5वां वर्ड्स है मेरा एम्बी। एम्बी या एम्फी। ओके, तो इसका मीनिंग हो जाता है बोथ। एम्बी या एम्फी का मीनिंग हो गया बोथ, ऑन बोथ साइड्स या अराउंड। तो इसका मीनिंग 3 होते हैं। मतलब ये जहां भी जिस भी वर्ड के पहले लगे उसका मतलब हो जाएगा बोथ या ऑन बोथ साइड्स या अराउंड। तो सबसे पहला मैंने जो वर्ड लिया है वो है एम्बीडेक्स्ट्रस। एम्बी में आ रहा है, एम्बी मीन्स दो, और डेक्स्ट्रस, एम्बीडेक्स्ट्रस मीन्स जो दोनों हाथों का यूज करे, जो दोनों साइड्स के अपने यूज करे, उसे क्या बोलते हैं? एम्बीडेक्स्ट्रस बोलते हैं। एम्बिगुअस क्या हो गया? एम्बी मीन्स दो होता है, और एम्बिगुअस मीन्स क्या हो गया? एम्बिगुअस मीन्स जो दो, मतलब स्पेशली जो बहुत सारे काम एक साथ करता है उसे एम्बिगुअस बोलते हैं। मतलब ए पर्सन रिलेटेड टू मोर वर्क्स, उसे एम्बिगुअस बोलते हैं। जो मेरा नेक्स्ट वर्ड है वो है एम्बीवैलेंस। एम्बीवैलेंस में भी क्या आ रहा है? एम्बी आ रहा है, जिसका मीनिंग क्या होता है? दो। मीन्स दो से रिलेटेड होता है, बोथ या दोनों हो गया, मीन्स दोनों एक साथ यूज करने वाला, उसे एम्बिगुअस, एम्बीडेक्स्ट्रस ये सब बोलते हैं। तो एम्बिवैलेंस क्या हो गया? एम्बिवैलेंस हो गया अपोजिट फीलिंग टुवर्ड्स अ पर्सन और थिंग्स। मतलब किसी भी पर्सन या कोई भी थिंग्स की तरफ जो फीलिंग होती है वो मतलब अपोजिट फीलिंग, वो जैसा चाहता है वैसा फीलिंग नहीं हो, उसे एम्बिवैलेंस बोलते हैं। तो ये थे मेरे 5 आज के रूट वर्ड्स। मैं इसको रिवाइज करवा देती हूँ, उसके बाद हम लोग बढ़ेंगे नेक्स्ट सिनोनिम्स की तरफ। तो मेरा सबसे पहला जो रूट वर्ड था वो था एक्ट। एक्ट का मीनिंग क्या होता है? डू। इसे मैंने जो वर्ड्स लिए थे वो था एक्टिविटी मीन्स टू डू समथिंग। रिएक्ट था मीन्स टू रेस्पॉन्ड समवन, और इंटरेक्शन मीन्स कम्युनिकेशन बिटवीन टू थिंग्स और टू पर्सन्स। उसके बाद मेरा नेक्स्ट जो रूट वर्ड था वो था एयर या ईयरो। इसका मतलब होता है, मतलब ये एयर से रिलेटेड होता है। तो मैंने जो इसके लिए वर्ड्स लिए थे वो थे एयरेट, एरियल और एयरोस्पेस। तो ये सभी का मीनिंग एयर से रिलेटेड होता है। और मैंने जो तीसरा रूट वर्ड लिया था वो था एगर या एग्री या एग्रो। ये सभी फार्मिंग से रिलेटेड होते हैं। तो इसमें मैंने एग्रीकल्चर लिया था, तो मैनेजमेंट ऑफ लैंड इसका मीनिंग हो गया। एग्री बिजनेस मीन्स हम लोग जो लैंड्स का यूज करके, हम लोग जो बिजनेस के लिए लैंड्स का यूज करते हैं उसे एग्री बिजनेस बोलते हैं। एग्रेरियन क्या हो गया? रिलेटिंग टू द मैनेजमेंट ऑफ लैंड्स। अब मैं नेक्स्ट मेरा जो रूट वर्ड्स था वो था अल्ज या अल्जो। इसका मतलब क्या होता है? पेन। तो इसे वर्ड्स मैंने जो लिया था वो था न्यूरल्जिया मीन्स पेन कॉज्ड बाय योर नर्व। उसके बाद दूसरा मेरा वर्ड था एनाल्जेसिक मीन्स अ ड्रग दैट मेक्स वन पेन फ्री। मेरा नेक्स्ट जो और लास्ट जो रूट वर्ड है आज का वो है एम्बी या एम्फी। इसका मतलब होता है बोथ, ऑन बोथ साइड्स या अराउंड मीन्स चारों तरफ से या दोनों साइड से या दोनों। तो इससे मैंने जो वर्ड्स लिए थे वो था एम्बीडेक्स्ट्रस मीन्स जो दो साइड्स के यूज करें उसे एम्बीडेक्स्ट्रस बोलते हैं। मतलब एम्बिगुअस हो गया जो मतलब बहुत से कामों में मतलब इन्वॉल्व हो, या दोनों से, मतलब जैसे एम्बी आ गया इसका मतलब दो वर्क, या दोनों साइड से या दोनों चारों तरफ से। एम्बिगुअस मीन्स ये हो गया। ओके, मेरा नेक्स्ट जो वर्ड था वो था एम्बीवैलेंस। एम्बीवैलेंस का मीनिंग हो जाता है अपोजिट फीलिंग्स टुवर्ड्स अ पर्सन और थिंग्स। तो ये थे आज के रूट वर्ड्स। मैं अब इसको क्लियर कर देती हूँ, आप लोग चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो चलिए मैं अभी इसको क्लियर कर देती हूँ, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट जो पढ़ेंगे वो होगा सिनोनिम्स। चलिए फ्रेंड्स, अब हम साइनो कर लेते हैं। तो सबसे मेरा पहला साइनो है वो है एब्लेज। अब्लेज मीन्स अ फायर और अ फ्लेम। तो मैंने अ फायर का कल मैंने आपको बताया था कि जिसमें अ रूट वर्ड होता है उसका मतलब क्या होता है? ऑन। मैंने एक रूट वर्ड्स बताया था जिसमें ए था, इसका मीनिंग क्या था? ऑन था। तो यहाँ पे अ फायर, उसमें मैंने वर्ड्स भी एक लिया था अ फायर।
तो ऑफ फायर मीन्स क्या था, ऑन फायर। इसी तरह ऑफ फ्लेम है मीन्स ऑन द फ्लेम, मीन्स फ्लेम के ऊपर या फायर के ऊपर, मीन्स कोई चीज जो है वो जल रहा है। तो इसका मतलब अब्लेज मीन्स क्या हो गया, कोई चीज मतलब किसी चीज को जलना, किसी चीज का जलना स्पेशली इसका मीनिंग हो गया। अब्लेज मीन्स ऑफ फायर और ऑफ फ्लेम। और ऑफ फायर का मीनिंग आप सभी को पता ही है, मैंने कल बताया था रूट वर्ड्स में। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप उसको देख सकते हैं, मैंने आई बटन में उसका लिंक दे दिया है। ओके, तो चलिए मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलती हूँ। नेक्स्ट जो मेरा साइन है वो है पेक्यूलियर। पेक्यूलियर मीन्स क्या होता है, कोई विशेष पर्सन, कोई विशिष्ट आदमी, जो मतलब कोई चीज है जो अनोखी है। तो इसका मीनिंग क्या होगा, एनोमेलस। एनोमेलस मीन्स भी वही होता है, पेक्यूलियर मीन्स एनोमेलस। और ये इसका भी हो गया विशिष्ट कोई चीज या विशिष्ट कोई वस्तु, उसे एनोमेलस बोलते हैं। जो मेरा तीसरा वर्ड है वो है ट्रंकेट। ट्रंकेट मीन्स क्या हो गया, एवरेज। एवरेज मीन्स कम करना, मैंने आपको बताया भी था कल। एवरेज मीन्स घटाना, कम कर देना, कट कर देना। तो यहाँ पे ट्रंकेट का मीनिंग स्पेशली क्या हो गया, एवरेज और कट मीन्स उसको कट कर देना, कम कर देना। यहाँ पे केट भी आ रहा है, इसे आप इसको ट्रिक से याद कर सकते हो कि ट्रंकेट मीन्स उसको काट देना, ओके, उसको कम कर देना। मेरा जो नेक्स्ट वर्ड है वो है अब्सटेन। अब्सटेन मीन्स क्या हो गया, उसको अवॉइड मीन्स मना कर देना, डेसिस्ट कर देना। उसको मतलब कोई चीज, कोई काम है उसको करने से मना कर देना, उसको डेसिस्ट करना, उसका मीनिंग क्या होता है, अब्सटेन। ओके, मेरा जो नेक्स्ट वर्ड है वो है अबेसमल। अबेसमल मीन्स क्या होता है, बॉटमलेस। मीन्स जिसका कोई बेस ना हो उसे बॉटमलेस बोलते हैं। और अबेसमल भी वही, मतलब उसका भी मीनिंग वही है, बॉटमलेस। मैंने कल एक आपको वर्ड भी बताया था, अबेस। अबेस मीन्स विदाउट बॉटम, मीन्स जिसका बॉटम ना हो, कोई जिसकी बेस ना हो, उसे क्या बोलते हैं, अबेस। अबेस बोलते हैं। तो उसी में ये भी यहाँ पे जो रूट है अबेस, इससे आप उसको याद कर सकते हैं कि अबेसमल मीन्स होता है बॉटमलेस, मीन्स जिसका कोई बेस ना हो। तो अभी मैं इसको एक बार रिवाइज कर दूं। अब्लेज मीन्स हो गया ऑफ फायर और ऑफ फ्लेम। पेक्यूलियर मीन्स हो गया एनोमेलस। ट्रंकेट मीन्स यानी काट देना उसको, तो एब्रीज और कट। अब्सटेन मीन्स हो गया अवॉइड, और डेसिस्ट मीन्स मना कर देना। और नेक्स्ट है अबेसमल मीन्स बॉटमलेस, मीन्स बेस, जिसका कोई बेस ना हो। तो हम लोग नेक्स्ट अभी चलते हैं एंटोनिम्स पे। तो मेरा फर्स्ट एंटोनिम्स है वो है एवोर। मैंने कल इसको कराया था कि एवोर का जो सिनोनिम्स होता है वो हेट होता है, एंगर होता है, मतलब जिससे घृणा की जाए स्पेशली। तो एवोर का जो एंटोनिम्स क्या हो जाएगा, लव हो जाएगा। एवोर मीन्स हेट होता है, तो इसका एंटोनिम्स हो गया लव। और एबोलिश, एबोलिश मीन्स किसी चीज को समाप्त कर देना, मतलब उसका अंत कर देना। तो सपोर्ट मीन्स उसको सहायता देना, उसको मतलब उसको सपोर्ट करना, उसको सहायता देना, उसको आगे की ओर पुश करना। और एबोलिश मीन्स उसको दबा देना, उसको समाप्त कर देना। जो मेरा नेक्स्ट है वो है अब्सोल्यूट। अब्सोल्यूट मीन्स पूरा पूर्ण, मतलब पूर्ण तरीके से जो एकदम अब्सोल्यूट पावर में हो, मतलब एकदम पूर्णकालिक हो, उसे अब्सोल्यूट बोलते हैं। इसका जो एंटोनिम्स होता है वो होता है कंडीशनल, मीन्स जो पूरा नहीं हो, जो अभी अपूर्ण हो, जो अधूरा हो, उसे कंडीशनल बोलते हैं। और एब्सोल्यूट मीन्स जिसके पास पूरा पावर हो। और कंडीशनल मीन्स जो मतलब कुछ समय के लिए या उसके पास कुछ ज्यादा कुछ अधिकार ना हो, उसे बोलते हैं कंडीशनल। तो मेरा जो नेक्स्ट वर्ड है वो है अबेंडेंस। अबेंडेंस मीन्स प्रचुर मात्रा में, बहुत ज्यादा। अबेंडेंस आप ऐसे भी याद कर सकते हैं, मैंने बहुत सारे लकड़ियों की बंडल बना के रखी है, यानी मेरे पास बहुत प्रचुर मात्रा में है, तो उसे क्या बोलते हैं, अबेंडेंस, यानी मेरे पास वो सब चीज प्रचुरता में है। तो इसका एंटोनिम्स क्या हो जाएगा, स्कार्सिटी। मीन्स मेरे पास कमी है, किसी चीज की मेरे पास कमी है, तो उसको क्या बोलेंगे, स्कार्सिटी बोलेंगे। या और मैंने किसी चीज का बंडल बना के रखा हुआ है, यानी मेरे पास वो प्रचुर मात्रा में, तो उसे क्या बोलेंगे, अबंडेंस बोलेंगे। अब जो मेरा नेक्स्ट वर्ड है वो है अब्सर्ड। अब्सर्ड मीन्स क्या होता है, बेतुका। एब्सर्ड मीन्स बेतुका। ऐसे मैंने आपको रूट वर्ड्स कल बताया था कि जो भी ए है, मतलब ज्यादातर जो वर्ड में जब अगर ए आता है शुरुआत में, तो वो क्या मीनिंग देता है, वो निगेटिव मीनिंग देता है। तो एब्सर्ड मीन्स बेतुका, मतलब जो कोई बात सोच समझ के ना बोले, उसे एब्सर्ड बोलते हैं। इसका एंटोनिम्स क्या हो जाएगा, रेशनल। मीन्स तर्क संगत, कोई भी बात हो उसको मतलब एकदम तर्क से बोले, कोई सोच समझ के बोले, मतलब उसको बोलते हैं रेशनल। और एब्सर्ड मीन्स क्या हो गया, बेतुका। तो इसका एंटोनिम्स क्या हो गया, रेशनल हो गया। तो मैं एक बार इसको रिवाइज करा दूं। तो एवोर का मतलब होता है हेट, उसका एंटोनिम्स हो गया लव। एबोलिश मीन्स उसको समाप्त कर देना, और सपोर्ट मीन्स उसको सहायता देना। एब्सोल्यूट मीन्स एकदम पावर में, एकदम पूर्ण। और कंडीशनल मीन्स उसको कम कर, अपूर्ण हो गया, या उसके पास थोड़ा कम पावर हो, उसे बोलते हैं कंडीशनल। जो नेक्स्ट है वो है
अबंडेंस। अबंडेंस मीन्स प्रचुरता और इसका एंटोनिम्स हो जाएगा स्कार्सिटी। स्कार्सिटी मीन्स कमी। जो मेरा नेक्स्ट वर्ड है वो है एब्सर्ड। एब्सर्ड मीन्स बेतुका, कोई चीज सोच समझ के नहीं बोलने वाला, तुक्का लगाने वाला। ऐसे आप लोग एग्जाम में कोई कोई क्वेश्चन तुक्का लगाते हो, वैसे ही एब्सर्ड मीन्स बेतुका। जो नेक्स्ट मेरा वर्ड है रेशनल। रेशनल मीन्स इसका एंटोनिम है एब्सर्ड का, तो उसका मतलब हो गया रेशनल मीन्स तर्कसंगत और एब्सर्ड मीन्स बेतुका। ओके, तो मेरा ये मैंने सिनोनिम्स को कवर कर दिया और एंटोनिम्स को कवर कर दिया। अब मैं चलती हूँ इडियम्स एंड फ्रेजेस की तरफ। तो इडियम्स एंड फ्रेजेस में मेरा पहला इडियम है अ केक वॉक। अ केक वॉक मीन्स क्या होता है? एन इजी अचीवमेंट। अ केक वॉक मीन्स एन इजी अचीवमेंट। तो वो मतलब एन इजी अचीवमेंट क्या मतलब हो गया? इसका मतलब है कि हमने कोई चीज आसानी से ले लिया, आसानी से प्राप्त कर लिया, उसमें मतलब हम लोग को मेहनत नहीं करना पड़ा। जैसे अब केक वॉक मीन्स हम लोग थोड़ा सा स्लाइड किए और हमें मतलब सक्सेस मिल गया, तो उसे बोलते हैं केक वॉक मीन्स एन इजी अचीवमेंट। तो जो मेरा नेक्स्ट वर्ड है, नेक्स्ट इडियम है, वो है अ मैन ऑफ स्ट्रॉ। मीन्स अ मैन ऑफ स्ट्रॉ का मतलब क्या हुआ कि वो पूरी तरह से खाली है, उसके पास कोई ना मतलब उसके पास कुछ नहीं है, वैसे ही मतलब अंदर से पूरा खाली है और वैसे ही बकबक करता रहता है, तो उसे बोलते हैं मैन ऑफ स्ट्रॉ। इसका मीनिंग हो गया मैन ऑफ नो सब्सटेंस। मीन्स उसके पास उसके अंदर कोई भी मैन ऑफ नो सब्सटेंस का मतलब ही निकल रहा है कि उसके पास कोई पदार्थ ना हो। मीन्स हम लोग ऐसे तो नहीं ना बोल सकते, तो हम लोग उसको बोलते हैं कि जो आदमी है वो एकदम खाली है, उसके पास कोई भी नॉलेज नहीं है, लेकिन ऐसे ही बोलता रहता है। ओके, तो अ मैन ऑफ स्ट्रॉ का मतलब हो गया अ मैन ऑफ नो सब्सटेंस। जो मेरा नेक्स्ट वर्ड है वो है किक्ड अपर रो। मीन्स क्या हो गया? मतलब इसका मतलब मेड अ ग्रेट फ्यूज। अब इसका हिंदी में मीनिंग क्या है? तो किक्ड अपर रो का मीनिंग हो गया कि मतलब उपद्रव करना। मतलब कोई दो लड़कों में झगड़ा हो गया, तो उस झगड़ों में किसी एक लड़के ने उसको सीढ़ी से उठा के ऊपर फेंक दिया, तो इसे क्या बोलते हैं? उपद्रव मचाना। मतलब उसने क्या किया? उसने उपद्रव मचा दिया, पूरा मतलब एकदम पूरा ये बना के रख दिया, पूरा झगड़ा का माहौल बना के रख दिया, तो उसको क्या बोलते हैं? किक्ड अपर रो मीन्स उपद्रव कर देना। मेड अ ग्रेट फ्यूज। ओके, तो जो मेरा नेक्स्ट वर्ड है वो है आउट ऑफ माई विट्स। तो आउट ऑफ माई विट्स का मीनिंग क्या होता है? मेरे समझ से परे। इसका हिंदी हो गया मतलब मेरे समझ से परे, मेरे समझ में तो ये नहीं आ रहा। तो मैं आउट ऑफ माई विट्स का मतलब क्या होगा? ग्रेटली कंफ्यूज्ड। मीन्स वो उसके समझ में नहीं आ रहा, कोई चीज हमें समझ में नहीं आती तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं, सोचने लगते हैं अरे भाई ये क्या है। तो आउट ऑफ माई विट्स का मतलब क्या हुआ? ग्रेटली कंफ्यूज्ड। अब मेरा जो नेक्स्ट इडियम्स एंड फ्रेजेस है वो है अ फिश आउट ऑफ वाटर। तो आप सभी को पता होगा कि जब हम लोग फिश को, मछली को पानी से बाहर निकाल देते हैं तो अनकंफर्टेबल हो जाती है। मीन्स उसको सांस नहीं आती, क्योंकि वो अपने गलफड़े से पानी के थ्रू सांस लेती है, पानी के थ्रू वो ब्रेथ करती है, तो उसको वो नहीं मिल पाता, इसीलिए वो अनकंफर्टेबल हो जाती है और लास्ट में उसकी डेथ हो जाती है। तो इसीलिए अब फिश आउट ऑफ वाटर का मतलब क्या हो गया? अनकंफर्टेबल। मीन्स अब वो अपना कंफर्ट लेवल को मतलब कंफर्ट लेवल के उसके ऊपर चला गया, वो उसको नहीं सह सकती, तो इसीलिए अब फिश आउट ऑफ वाटर का मीन्स क्या हो गया? अनकंफर्टेबल। ओके, तो आई होप आई एम क्लियर विद दिस इडियम्स एंड फ्रेजेस। हम नेक्स्ट चलते हैं प्रीपोजिशन की तरफ। मैंने आज प्रीपोजिशन से रिलेटेड कुछ वर्ड्स लिए हैं जिससे कि आपको समझने में आसानी हो। तो चलिए बढ़ते हैं प्रीपोजिशन के कुछ वर्ड्स की तरफ। तो सबसे पहला मेरा वर्ड है एब्जॉर्ब्ड इन स्टडीज। एब्जॉर्ब्ड इन स्टडीज, तो इसका मतलब क्या हो गया कि एब्जॉर्ब्ड जब भी आता है तो उसके साथ इन लगता है, और किसमें? एब्जॉर्ब्ड इन स्टडीज। मीन्स अभी आप सभी का एग्जाम आने वाला है, बहुत सारे एग्जाम पढ़ने वाले एसएससी के, तो अभी आप लोगों को क्या होना पड़ेगा? एब्जॉर्ब्ड इन स्टडीज होना पड़ेगा। मीन्स मतलब एकदम स्टडी में इन्वॉल्व होना पड़ेगा, तो उसे क्या बोलेंगे? एब्जॉर्ब्ड इन स्टडीज। जो मेरा नेक्स्ट वर्ड है वो है नीड फॉर हेल्प। मीन्स नीड के साथ हमेशा क्या लगता है? फॉर लगता है। ओके, तो मतलब किसी को सहायता की जरूरत है, किसी को हेल्प की जरूरत है, वो अभी मतलब कोई कठिन परिस्थिति में है, तो उसको क्या चाहिए? उसको हेल्प चाहिए, तो उसे क्या बोलेंगे? नीड फॉर हेल्प। जो मेरा नेक्स्ट प्रीपोजिशन है वो है पे फॉर वंस फॉल्ट। मीन्स हमने जो गलती नहीं की, मतलब या हमने कुछ गलती कर दी है, तो हमें उस गलती के लिए, उस फॉल्ट के लिए हमें पे करना पड़ता है। मतलब पे मीन्स क्या? हमें उसके लिए दंड सहना पड़ता है, तो उसे बोलते हैं पे फॉर वंस फॉल्ट। तो पे के साथ क्या लगता है? पे के साथ भी फॉर लगता है। ओके, पे के साथ भी फॉर लगता है। इसका सिंपली मीनिंग यही था, ये वर्ड सब करवाने के। जो मेरा नेक्स्ट प्रीपोजिशन है वो है काइंड टू द पुअर। तो काइंड के साथ हमेशा क्या लगता है? काइंड के साथ हमेशा टू लगता है।
और इसमें क्या लगा हुआ है, काइंड टू द पुअर। और मेरा जो नेक्स्ट प्रीपोजिशन है वो है ट्रबल टू अ पर्सन। ट्रबल टू अ पर्सन मीन्स ट्रबल के साथ हमेशा टू लगता है। ओके, तो ट्रबल टू अ पर्सन का मीनिंग क्या हो गया, एक पर्सन, जो पर्सन है वो ट्रबल में अभी जी रहा है, यानी ट्रबल के साथ है, तो ट्रबल टू अ पर्सन। ओके, तो मैंने यहाँ पे 5 आपको प्रीपोजिशन करवाए, मैं एक बार इसको फटाफट रिवीजन करवा देती हूँ। तो जो मेरा पहला प्रीपोजिशन वो है एब्जॉर्ब्ड इन स्टडीज, मीन्स किसी चीज में ज्यादातर इन्वॉल्व हो जाना, यानी स्टडीज में आप लोग ज्यादा इन्वॉल्व हो जाओ, इसे बोलते हैं एब्जॉर्ब्ड इन स्टडीज। तो एब्जॉर्ब के साथ हमेशा क्या लगता है, इन लगता है। इन प्रीपोजिशन हमेशा एब्जॉर्ब के साथ लगता है। नीड के साथ कौन सा प्रीपोजिशन लगता है, फॉर लगता है। पे के साथ क्या लगता है, पे के साथ भी फॉर लगता है। पे फॉर वंस फॉल्ट मीन्स अपने फॉल्ट के लिए दंड सहना, अपने फॉल्ट के लिए कुछ पे करना, उसको बोलते हैं पे फॉर वंस फॉल्ट। जो मेरा नेक्स्ट प्रीपोजिशन है वो है काइंड टू द पुअर मीन्स मतलब गरीबों के प्रति दयालु बनो, इसे बोलते हैं काइंड टू द पुअर। तो काइंड के साथ क्या लगता है, टू प्रीपोजिशन लगता है। जो मेरा 5 नंबर जो मेरा है प्रीपोजिशन वो है ट्रबल टू अ पर्सन, मतलब किसी व्यक्ति के लिए ट्रबल परेशानी बन जाना, मतलब कोई व्यक्ति होता है किसी व्यक्ति के लिए परेशानी बन जाता है, उसको ट्रबल हमेशा उसको परेशान करता रहता है, तो उसे क्या बोलते हैं, ट्रबल टू अ पर्सन। तो ट्रबल के साथ स्पेशली हमेशा क्या लगता है, टू लगता है। ओके, तो आप सभी आई होप आई एम क्लियर विद दिस सेंटेंस, विद दिस वर्ड्स। तो आप सब इसका अभी स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ओके, तो चलिए मैं अभी इसको क्लियर कर देती हूँ, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट अभी ग्रामर के रूल्स की ओर बढ़ेंगे और फिर हम लोग क्वेश्चंस करने वाले हैं। तो मैं अभी इसको क्लियर कर देती हूँ। चलिए अब रूल की तरफ बढ़ते हैं। तो मेरा मैंने रूल 3 तक कल करवा दिया था आप सभी को। तो मेरा नेक्स्ट रूल है रूल 4। तो रूल 4 में क्या बोल रहा है कि कुछ नाउन्स का प्रयोग हमेशा सिंगुलर अवस्था में ही किया जाता है जो अनकाउंटेबल होते हैं। तो अनकाउंटेबल नाउन के बारे में मैंने आप सभी को कल बताया हुआ था कि वो हमेशा वो उसके साथ सिंगुलर वर्ब ही लगता है और वो जैसे रहता है वैसे ही यूज होता है, उसके साथ आर्टिकल्स का भी प्रयोग नहीं किया जाता। तो मेरा कुछ वो मतलब कुछ नाउन्स मैं बता देती हूँ कि वो नाउन्स होते क्या है। यहाँ पे एक्सेट्रा हो सकता है, इसके साथ और भी मतलब आ सकते हैं। तो यहाँ पे एडवाइस हो गया पहला, एडवाइस जो कि सलाह, यानी सलाह कभी भी अनकाउंटेबल ही होता है, उसको गिना नहीं जा सकता। फर्नीचर हो गया, ब्रेड हो गया, पोस्टेज हो गया, लगेज हो गया, स्टेशनरी हो गया, हेयर हो गया, हेयर को आप सभी गिन नहीं सकते, फ्यूल हो गया, सीनरी हो गया, इंफॉर्मेशन हो गया, इटीसी। मतलब ये सारे जो वर्ड यहाँ पे लिखे हुए हैं वो सभी अनकाउंटेबल हैं। ये हमेशा मतलब सिंगुलर स्टेट में ही यूज किए जाते हैं। तो मैं इसके लिए एक एग्जांपल दे देती हूँ, जैसे द सीनरी ऑफ कश्मीर is very charming। मीन्स कश्मीर का जो सीनरी है वो बहुत ही आकर्षक है। तो द सीनरी ऑफ कश्मीर इज वेरी चार्मिंग, यहाँ पे वर्ब क्या लगा है, वर्ब सिंगुलर है। ओके, यहाँ पे सीनरी जो है वो दृश्य, सीनरी मीन्स दृश्य होता है, तो कश्मीर का दृश्य बहुत ही आकर्षक है। तो यहाँ पे वर्ब सिंगुलर लगा है। तो मैंने जैसा कि बोला कि इसके साथ हमेशा वर्ब सिंगुलर यूज होता है। अभी मैं आप सभी को बता दूं कि अगर आप सब इसको प्लुरल बनाना चाहे तो इसको नहीं लिख सकते। जैसे कि सीनरी को अगर सीनरीज दिया हुआ है, यहाँ पे अगर आप इसको सीनरीज लिख देते हो ऐसे, तो ये आपका रॉन्ग हो जाएगा, ये सही नहीं है। इंफॉर्मेशन को इंफॉर्मेशन आप नहीं लिख सकते हो, इंफॉर्मेशन को इंफॉर्मेशन आप कभी नहीं लिख सकते, ये रॉन्ग हो जाएगा। ओके, तो ये सब आप सभी को ध्यान रखना है, ये क्योंकि ये स्पोर्टिंग एरर्स में मतलब अक्सर पूछा जाता है कि सीनरीज उसमें लिख देगा, तो आप सभी को सीनरीज को अवॉइड करना है, वहां पे आपका एरर वाला पोर्शन हो जाएगा। इंफॉर्मेशन नहीं लिखना है। अगर आप इसको मतलब सिंगुलर बनाना चाहते हैं या प्लुरल बनाना चाहते हैं, इसको आपको अगर मतलब जैसे इंफॉर्मेशन हो गया, तो इसको अगर आपको सिंगुलर बनाना है तो आप इसको लिख सकते हैं अ पीस ऑफ इंफॉर्मेशन। ओके, तो ऐसे आप इसको सिंगुलर बना सकते हो। प्लुरल बनाना हो तो आप लिख सकते हो कि मेनी टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन।
लेकिन इंफॉर्मेशन को आप इंफॉर्मेशन नहीं लिख सकते, इसमें एस नहीं लगा सकते। तो ये था आज का चौथा रूल। अब मैं चलती हूँ पांचवें रूल की तरफ। तो आप सभी को ये ध्यान रखना है कि जब भी अनकाउंटेबल नाउन दिखे तो उसके साथ वर्ब को सिंगुलर यूज करना है। और जो ये सिनरी मशीनरी जितने भी है, पोस्टेज, लगेज, ब्रेड, फर्नीचर, फ्यूल, सिनरी मशीनरी, ड्रॉपरी, जो भी होता है उसके साथ आप लोग को सिंगुलर ही यूज करना है। और इसको आप प्लूरल नहीं बना सकते हो। मतलब सिनरी को सिनरीज नहीं लिख सकते, इंफॉर्मेशन को इंफॉर्मेशन नहीं लिख सकते, स्टेशनरी को स्टेशनरीज नहीं लिख सकते। तो मैं इसको अभी क्लियर कर देती हूँ। अभी नेक्स्ट रूल की तरफ बढ़ते हैं। चलिए अब नेक्स्ट रूल की तरफ बढ़ते हैं। तो मेरा रूल 5 है, कुछ नाउन्स प्लूरल अवस्था में दिखाई देते हैं लेकिन प्रयोग में सिंगुलर की तरह किया जाता है, लेकिन उनका प्रयोग सिंगुलर की तरह किया जाता है। तो सबसे पहले इसका वर्ड्स है इनिंग्स, पॉलिटिक्स, फिजिक्स, रिकेट्स और ईटीसी। तो मतलब ईटीसी एक्सेट्रा में बहुत सारे वर्ड्स आ गए। फिजिक्स के साथ मैथमेटिक्स आ सकता है। मतलब जितने भी सब्जेक्ट के नाम है जो जिसमें लास्ट में एस लगे होते हैं लेकिन वो सिंगुलर की तरह यूज किए जाते हैं। जैसे मैथमेटिक्स इज एन इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट, यहाँ पे एस लगा हुआ है फिर भी इज है, क्योंकि ये मैथमेटिक्स एक सब्जेक्ट होता है, इसीलिए यहाँ पे मैथमेटिक्स इज एन इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट हो गया। तो ये मेरा रूल 5 था। बढ़ते हैं रूल 6 की तरफ। तो रूल 6 में क्या बोल रहा है यहाँ पे रूल 6, चलिए देखते हैं। कुछ नाउन सिंगुलर मतलब दिखने में सिंगुलर होते हैं लेकिन उनका यूज प्लूरल की तरह किया जाता है। तो इसमें पहला मैंने लिया है चिल्ड्रेन। चिल्ड्रेन आप सभी जानते हैं बच्चे, मतलब ये चाइल्ड का प्लूरल चिल्ड्रेन होता है, लेकिन यहाँ पे एस नहीं लगा हुआ है, इसलिए कितनों को ये होता है कि ये प्लूरल नहीं है, ये सिंगुलर है। लेकिन ऐसा नहीं होता, ये प्लूरल वर्ड है और इसका यूज भी प्लूरल की तरफ किया जाता है। यहाँ पे जेंट्री, जेंट्री मीन्स क्या होता है? जेंट्री मीन्स जैसे जेंटल से जेंट्री बना हुआ है, जेंटल मीन्स भद्र पुरुष, उसी तरह जेंट्री हो गया। जेंट्री मीन्स अच्छे व्यक्ति, भद्र पुरुष ऐसे हो जाता है। इन्फेंट्री, इन्फेंट्री का मतलब होता है पैदल सेना। कैटल मीन्स पशुओं का ग्रुप हो गया। पुलिस मीन्स, ये पुलिस आप सभी को पता है, ये प्लूरल वर्ड है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे मैंने कुछ एग्जांपल्स दिए हैं, जैसे चिल्ड्रेन आर प्लेइंग इन द फील्ड, बच्चे मैदान में खेल रहे हैं। पुलिस हैव रीच्ड द क्राइम सीन, मतलब पुलिस क्राइम सीन पे पहुंच चुकी है। ये सब एग्जांपल्स थे और मेरा रूल 5 और ये रूल 6 है जो कि काफी इजी है। आप सब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब मैं इसको क्लियर कर देती हूँ और मैं बढ़ती हूँ नेक्स्ट रूल की तरफ। चलिए अब नेक्स्ट रूल की तरफ बढ़ते हैं। मेरा नेक्स्ट रूल है रूल 7। तो रूल 7 में ये बोला गया है कि कुछ नाउन्स सिंगुलर और प्लूरल दोनों में एक जैसे ही रहते हैं। तो कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जो सिंगुलर और प्लूरल दोनों में एक जैसे ही रहते हैं, उसमें एस या एस नहीं लगता। तो जैसे हो गया डियर, डियर भी ये सिंगुलर हो या प्लूरल हो दोनों में एक जैसा रहता है। टीम भी वैसे ही है, शिप भी वैसे ही, शिप मींस भेड़। जूरी मैंने आप सभी को बता दिया था, ये 8 मेंबर्स का मतलब जो जजमेंट करते हैं उनका ग्रुप होता है। तो इसका एग्जांपल कुछ देख लीजिए। ये एग्जांपल 1 है, आवर टीम इज द बेस्ट, यानी यहाँ पे पूरा मिला के बोल रहा है, एक जगह एक कलेक्ट करके पूरा बोल रहा है। यहाँ पे कलेक्टिव की तरह कुछ रूल है जो मैंने आप सभी को कराया था। आवर टीम इज द बेस्ट, यहाँ पे वर्ब देखिए सिंगुलर लगा हुआ है। वही यहाँ पे अगर बात की जाए तो आवर टीम आर ट्राइंग देयर न्यू यूनिफॉर्म, मीन्स टीम, आवर टीम का मतलब क्या? आवर टीम मेंबर्स, मीन्स टीम के जो मेंबर्स है वो अपने न्यू यूनिफॉर्म को ट्राई कर रहे हैं। मीन्स एक मतलब टीम मेंबर्स मतलब एक साथ तो कोई नहीं ना पहनेंगे, वो अलग अलग पहनते हैं, इसलिए यहाँ पे वर्ब क्या आ गया? प्लूरल, और यहाँ पे वर्ब क्या आ गया? सिंगुलर। तो अब चलते हैं नेक्स्ट रूल की तरफ। तो नेक्स्ट रूल मेरा है रूल नंबर 8। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कुछ वर्ड्स के अंत में एस या ईएस लगा देने पर उनके मीनिंग्स बदल जाते हैं। तो कुछ वर्ड्स जो होते हैं उनमें अगर हम एस या ईएस को लगा देते हैं तो उनके मीनिंग क्या होते हैं? बदल जाते हैं। जैसे कि यहाँ पे पेन, पेन मीन्स क्या होता है? दर्द होता है। और यहाँ पे मैंने पेन में एस लगा दिया तो ये पेन्स बन गया। पेन्स मीन्स क्या हो गया? यत्न, यत्न यानी मेहनत, मतलब किसी चीज के लिए हम लोग मेहनत कर रहे हैं उसे पेन्स बोलेंगे। ओके, तो यहाँ पे पेन था तो इसका मीनिंग था दर्द, और पेन्स जब हो गया तो इसका मीनिंग क्या हो गया? यत्न हो गया, यानी मेहनत हो गया। एयर मीन्स क्या होता है? हवा। अगर हम लोग इसमें एस लगा देंगे, एयर्स हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा? घमंड, मीन्स एयर्स मीन्स घमंड। जब यहाँ पे गुड, गुड मीन्स लाभ होता है या अच्छा होता है। अगर हम लोग इसमें एस लगा देंगे तो ये बन जाएगा गुड्स, और गुड्स का मीनिंग क्या होता है? सामान। सैंड, सैंड मीन्स क्या होता है? बालू। अगर हम लोग सैंड में एस लगा दे तो ये बन जाएगा सैंड्स, और सैंड्स मीन्स क्या होता है? रेगिस्तान होता है। यहाँ पे वुड है, वुड मीन्स लकड़ी होता है। अगर हम लोग वुड में एस लगा दे, वुड्स बना दे उसको, तो वो हो जाएगा जंगल। ओके, तो ऐसे कुछ वर्ड्स होते हैं जिनमें हम लोग एस या एस लगा दे तो उसके मीनिंग बदल जाते हैं।
तो ये सब बहुत सारे रूल है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं अभी चलती हूँ नेक्स्ट रूल की तरफ। अगर आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकते हैं। मैं अभी रूल 9 की तरफ बढ़ती हूँ। चलिए अब मेरा नेक्स्ट रूल है, कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जिनसे सुंदरता, ब्यूटी, आकर्षणशीलता, ग्रेसफुलनेस, कोमलता का बोध होता है। इस स्थिति में इन्हें फेमिनिन जेंडर कंसीडर किया जाता है। जैसे कि अर्थ हमारी है, उसे फेमिनिन माना जाता है। जैसे हम लोग पृथ्वी माता कहते हैं, धरती माता कहते हैं। मून पे भी कितनी सारी कविताएं बनी हुई है, इसलिए इसको फेमिनिन जेंडर कंसीडर किया जाता है, स्त्रीलिंग माना जाता है। स्प्रिंग सीजन जो होता है, वसंत ऋतु, उसको भी हम लोग फेमिनिन कंसीडर करते हैं। नेचर, ये भी नेचर एक प्रकृति है, इसको भी हम लोग फेमिनिन ही मानते हैं, इसको माँ मानते हैं। जैसे धरती को माँ मानते हैं, वैसे ही एक्सेट्रा बहुत सारे वर्ड है। हम लोग इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे कि द मून शेड हर लाइट ऑन द ब्रिज। यहाँ पे हर जो आया है, ये इसके बता रहा है कि ये फेमिनिन जेंडर है। तो यहाँ पे जो भी सुंदरता वाली चीजें होती है, सुंदरता जिसमें होती है, जिसमें ममता होती है, जिससे कोमलता का बोध होता है, उसे क्या बोलते हैं? उसे मतलब वैसे नाउन्स में हम लोग हर लगाते हैं, मतलब उसको फेमिनिन कंसीडर करते हैं। ओके, तो द मून शेड हर लाइट ऑन द ब्रिज। तो ये क्लियर हो गया होगा आप सभी को। तो मैं अभी नेक्स्ट रूल की तरफ बढ़ती हूँ। तो नेक्स्ट रूल मेरा है, लोअर एनिमल्स और छोटे बच्चों के लिए न्यूटर जेंडर के प्रोनाउंस इट्स और इटसेल्फ का प्रयोग किया जाता है। मतलब जहां जहां इनका यूज हो सकता है, वहां वहां इनका यूज किया जाता है, वो भी लोअर एनिमल्स और छोटे बच्चों के लिए। तो हम लोग इसका एग्जांपल देख लेते हैं। तो जैसे द बेबी स्टार्टेड क्राइंग व्हेन इट वाज हंग्री। तो यहाँ पे बेबी के लिए क्या लगाया गया है? बेबी के लिए इट लगाया गया है। इससे हम लोग को क्लियर हो जाता है कि छोटे बच्चों के लिए यहाँ पे हम लोग इट मतलब न्यूटर जेंडर के प्रोनाउन का यूज करते हैं। तो ये हमारे दो रूल्स थे। अभी मैं नेक्स्ट रूल की तरफ चलती हूँ। अब अगर आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो चलिए मैं इसको क्लियर करती हूँ। अभी नेक्स्ट रूल की तरफ हम लोग चलते हैं। चलिए अब नेक्स्ट रूल देखते हैं हम लोग। यहाँ पे जो रूल होने वाला है, अब रूल्स रिगार्डिंग यूज ऑफ एपोस्ट्रोफी। अब एपोस्ट्रोफी एस का हम लोग रूल्स देखेंगे। तो सबसे पहला रूल है एपोस्ट्रोफी एस पे, यानी रूल नंबर 11। किसी प्राणीवाचक सिंगुलर नाउन में एपोस्ट्रोफी एस लगाकर उसे पॉजेसिव केस बनाया जा सकता है। पॉजेसिव मीन्स क्या होता है? यानी अधिकार वाला, मीन्स उस पर अधिकार दर्शाना, उस पर अधिकार जताना कि ये मेरा है। जैसे राम्स बुक मीन्स राम की बुक। हम लोग एपोस्ट्रोफी इसीलिए लगाते हैं, पॉजेसिव बनाने के लिए स्पेशली हम लोग को एपोस्ट्रोफी लगाना होता है। तो राम्स हाउस यानी राम का हाउस, राम का घर। मोहन्स बुक मीन्स मोहन का बुक, मोहन का किताब। अब हम लोग नेक्स्ट जो हम लोग का रूल है, वो है कंपाउंड नाउन के ऊपर। तो किसी कंपाउंड नाउन के अंत में एपोस्ट्रोफी एस लगाकर उसे पॉजेसिव केस बनाया जा सकता है। माय ब्रदर्स इन लॉज हाउस। तो मैं यहाँ पे बोल रही थी माय ब्रदर्स इन लॉज हाउस। तो आप सभी को पता है कि कंपाउंड नाउन के अंत में एपोस्ट्रोफी एस लगा के इसको हम लोग मतलब पॉजेसिव केस बनाते हैं। अब नेक्स्ट जो मेरा एग्जांपल है वो है द गवर्नमेंट ऑफ दिल्लीज ऑर्डर। द गवर्नमेंट ऑफ दिल्लीज ऑर्डर। तो जब भी कंपाउंड नाउन दिखे तो उसके अंत में हम लोग एपोस्ट्रोफी एस लगाकर उसको पॉजेसिव केस बना सकते हैं। तो आप सभी इसका स्क्रीनशॉट ले लें। तो चलिए मैं इन सभी को क्लियर करती हूँ, फिर अभी हम लोग नेक्स्ट रूल की तरफ बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट जो रूल है वो है, जब किसी निर्जीव का पॉजेसिव केस बनाना होता है तो ऑफ का इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि निर्जीव जो है उसका मतलब वो मानव के जैसा वो अधिकार नहीं रख सकता। जैसे टेबल्स लेग को हम लोग टेबल्स लेग नहीं बोल सकते, हम लोग उसको बोलते हैं लेग ऑफ द टेबल। ओके, तो वैसे ही जब किसी निर्जीव का पॉजेसिव केस बनाना होता है तो हम ऑफ का इस्तेमाल करते हैं। अगर हम लोग इसको लिखते हैं हाउसेस विंडोज, तो ये हमारा गलत हो जाएगा, क्योंकि इसके पास मतलब ये इसमें जीवन नहीं होता है, तो इसमें इसके पास कोई अधिकार नहीं होता। इसीलिए यहाँ पे इसको लिखा जाएगा द विंडोज ऑफ दिस हाउस, द विंडोज ऑफ दिस हाउस। तो ये हमारा जो होगा ये करेक्ट होगा। लेकिन वही हम लोग लिखेंगे हाउसेस विंडोज, तो ये रॉन्ग हो जाएगा। ओके, तो अब हम इसमें देख लेते हैं कि आखिर इसमें और क्या हो सकता है। अगर हम लोग यदि निर्जीव वस्तुओं या स्थानों का अगर हम लोग मानवीयकरण कर दे, उसका पर्सनिफिकेशन कर दे, तो हम उसमें एपोस्ट्रोफी एस लगा सकते हैं। जैसे कि मसूरीज ब्यूटी,
या मसूरी कोई प्लेस है, उसकी ब्यूटी जो है वो बहुत ही आकर्षक है, तो यहाँ पे उसका मानवीकरण हो गया है। यहाँ पे मतलब उसमें आकर्षण दर्शाया जा रहा है, यानी उसका मानवीकरण कर दिया गया है, तो यहाँ पे एपोस्ट्रोफी एस लगाया जा सकता है। अब यहाँ पे रूल 14 मेरा खत्म होता है। अब मैं यहाँ पे रूल 15 की ओर चलती हूँ। तो कुछ देख लीजिए यहाँ पे कि कुछ इडियम्स और फ्रेजेस, मतलब बहुत सारे इडियम्स और फ्रेजेस ऐसे होते हैं जिसमें एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग किया जाता है। तो एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग वाले मैंने कुछ इडियम्स लिए हुए हैं। तो यहाँ पे द सन्स रेज, यानी सन की किरणें, आउट ऑफ द हार्म्स वे, यानी नुकसान से परे, और द अर्थ्स क्रिएचर, पृथ्वी के जीव। तो यहाँ पे कुछ इडियम्स थे जिसमें एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग किया जाता है। तो ये मेरे रूल्स थे जो कि एपोस्ट्रोफी एस से रिगार्डिंग थे। अब मैं नेक्स्ट जो रूल ले रही हूँ वो भी 2-4 और रूल बचे हुए हैं, मैं उसको करा देती हूँ, उसके बाद हम लोग क्वेश्चंस की तरफ बढ़ेंगे। तो मैं इसको क्लियर कर देती हूँ। चलिए नेक्स्ट रूल की तरफ बढ़ते हैं। अभी यदि प्लूरल शब्द का अंतिम शब्द एस है तो एपोस्ट्रोफी का प्रयोग करते समय एस नहीं लगाते हैं, केवल एपोस्ट्रोफी का ही प्रयोग किया जाता है। मतलब यहाँ पे अगर प्लूरल हम लोग कोई शब्द ले रहे हैं, जैसे मैंने एग्जांपल यहाँ पे दिया है हॉर्सेस, तो हॉर्सेस में अगर हम लोग को मतलब एपोस्ट्रोफी सिर्फ लगाना है, इसमें एस का यूज नहीं करना है हम लोग को, तो यहाँ पे सिर्फ हो जाएगा हॉर्सेस टेल। यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे सिर्फ हो जाएगा बॉयजेस कॉलेज, यहाँ पे गर्ल्स हॉस्टल। यहाँ पे एपोस्ट्रोफी के साथ एस नहीं लगाना है, सिर्फ एपोस्ट्रोफी लगाना है जब हम लोग प्लूरल वर्ड का यूज करते हैं तब। तो ये वाला रूल आप सभी को क्लियर हो गया होगा। मैं नेक्स्ट रूल की तरफ अभी चलती हूँ। तो नेक्स्ट रूल हमारा है वर्ड्स विथ हिसिंग साउंड ऑफ एस में भी एपोस्ट्रोफी एस नहीं लगता है। तो जो वर्ड्स होता है जो हिसिंग साउंड ऑफ एस, मतलब जिसमें हम लोग जैसे पीस हो गया, तो यहाँ पे मतलब एस लास्ट में मतलब हिसिंग कर रहा है, तो उसमें हम लोग एपोस्ट्रोफी एस का यूज मतलब नहीं करते हैं। वहां पे सिर्फ एस का यूज नहीं करते, वहां पे सिर्फ एपोस्ट्रोफी का यूज करते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे एग्जांपल दिया है फॉर पीसेस सेक, तो यहाँ पे सिर्फ एपोस्ट्रोफी हम लोग लगाएंगे, यहाँ पे एस की कोई जरूरत नहीं है, कोई यूज नहीं है, यहाँ पे सिर्फ हो जाएगा फॉर पीसेस सेक। यहाँ पे मैंने लिखा फॉर कंसाइंसेस सेक, यहाँ पे एस नहीं लगेगा, सिर्फ एपोस्ट्रोफी लगने वाला है। तो यहाँ पे मैंने और भी एग्जांपल लिए हैं। यहाँ पे जो है फॉर गुडनेस सेक, यहाँ भी हम लोग को मतलब सिर्फ एपोस्ट्रोफी लगाना है, एस नहीं लगाना है। यहाँ पे हो गया भगवान के लिए, ये फॉर पीसेस सेक हो गया। शांति के लिए फॉर कंसाइंसेस सेक हो गया। यहाँ पे कंसाइंसेस मीन्स समझदारी के लिए, यहाँ पे फॉर जीसस सेक हो गया, मीन्स जीसस के लिए। ओके, तो ये सभी रूल आप सभी को क्लियर हो गया होगा। तो आप सब इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो मैं अभी इसको क्लियर कर देती हूँ। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट रूल की तरफ। चलिए अब हमारा नेक्स्ट रूल है कुछ शब्द हिज, हर्स, योर्स, माइन, आवर्स, इट्स, देयर्स के साथ एपोस्ट्रोफी नहीं लगाते हैं। तो ऐसे जब शब्द आ जाए तो हम लोग इसमें एपोस्ट्रोफी का यूज नहीं करते हैं। तो हमारा इसका एग्जांपल हम देख लेते हैं कि क्या इसका एग्जांपल है। जैसे कि योर्स फेथफुली, तो इसमें हम लोग एपोस्ट्रोफी नहीं लगाते हैं। और यहाँ पे और आ गया योर्स ट्रूली, इसमें भी हम लोग एपोस्ट्रोफी नहीं यूज कर सकते, क्योंकि ये ऐसे मतलब ये ऐसे वर्ड्स हैं जो खुद दिखाते हैं कि जैसे योर्स ट्रूली मीन्स तुम्हारा विश्वासी, यहाँ पे योर्स फेथफुली मीन्स तुम्हारा विश्वासी, मतलब जैसे ये खुद ही रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो इसमें एपोस्ट्रोफी एस लगाने की कोई जरूरत नहीं बचती। यहाँ पे आ गया हिज पेन, तो यहाँ पे एपोस्ट्रोफी का हम लोग यूज नहीं कर सकते। दिस हाउस इज आवर्स, तो यहाँ पे भी हम लोग एपोस्ट्रोफी नहीं लगा सकते, अगर लगाएंगे तो ये गलत हो सकता है। तो अब मैं नेक्स्ट रूल की तरफ चलती हूँ। मतलब मेरा नेक्स्ट रूल है एक ही सेंटेंस में 2 बार एपोस्ट्रोफी से बचना चाहिए। मतलब एक ही सेंटेंस में जब 2 बार एपोस्ट्रोफी आ जाए तो वो सेंटेंस क्या होता है, गलत हो जाता है। तो इसका हम लोग एक ही सेंटेंस में हम लोग 2 बार एपोस्ट्रोफी का यूज नहीं कर सकते हैं, ये रूल के खिलाफ होगा। जैसे माय वाइफ सेक्रेटरीज मदर हैज डाइड, तो ये वाला सेंटेंस जो है ये रॉन्ग है, क्योंकि इसमें 2 बार यहाँ पे वाइफ्स के साथ भी एपोस्ट्रोफी और सेक्रेटरीज के साथ भी एपोस्ट्रोफी लग चुका है, इसीलिए यहाँ पे ये जो सेंटेंस है वो रॉन्ग है। मेरा नेक्स्ट जो रूल है वो 20 वाला रूल है। तो यहाँ पे रूल 20 हम लोग देखते हैं भौगोलिक पिंड के साथ एपोस्ट्रोफी एस लगता है। जैसे अर्थ एटमॉस्फेयर, अर्थ एटमॉस्फेयर मीन्स पृथ्वी का वातावरण, तो यहाँ पे हम लोग लगाएंगे यहाँ पे एपोस्ट्रोफी, क्योंकि यहाँ पे मानवीकरण हो जा रहा है, यहाँ पे पर्सनिफिकेशन हो जा रहा है अर्थ का, कि अर्थ का एटमॉस्फेयर।
मीन्स मून की चट्टान, यहाँ भी मतलब उसके पोजीशन को दिखा रहा है, तो यहाँ पे जो है यहाँ पे मानवीकरण रिप्रेजेंट हो रहा है। वैसे हम लोग यहाँ पे बोल सकते हैं कि जो मास वाली थिंग्स होती है, जिसके पास मास होता है, जिसके पास मतलब मास मैटर वाली चीजें, तौल माप जिसका किया जा सकता है, उसमें हम लोग एपोस्ट्रोफी एस लगा सकते हैं। तो ये थे हमारे 20 रूल्स। मैं अभी नेक्स्ट चलती हूँ रूल नंबर 21 की तरफ। मैं इसको पहले क्लियर कर दूं, उसके बाद तो हम लोग चलते हैं नेक्स्ट रूल की तरफ, जो कि आज का लास्ट रूल है, रूल नंबर 21। इसके बाद हम लोग क्वेश्चंस करने वाले हैं। तो चलिए मैं पहले रूल 21 को क्लियर कर दूं। एनीबडी, नोबडी, एवरीबडी, समबडी, एनीवन एंड समवन और नो वन और एवरीवन के साथ एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग किया जाता है। तो एनीबडी, नोबडी, एवरीबडी, समबडी, एनीवन, समवन, नो वन एंड एवरीवन के साथ एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग किया जाता है। तो इसका एग्जांपल हो जाएगा एवरीवन्स कंसर्न इज नो वन्स कंसर्न। इसका हिंदी क्या हो गया? सभी की चिंता, मतलब सभी की चिंता किसी की चिंता नहीं है, ऐसे इसका हिंदी हो जाता है। तो यहाँ पे मतलब सिंपली यहाँ पे बताना चाहता है ये वर्ड कि एवरी मतलब एवरीवन के साथ एपोस्ट्रोफी का प्रयोग किया जाता है। एवरीवन्स कंसर्न इज नो वन्स कंसर्न। तो यहाँ पे जो वर्ड्स लिखा हुआ है इसके साथ एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग किया जाता है। यही ये रूल के मतलब रूल के थ्रू हम लोग को पता चल रहा है। तो हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट चीज देख लेते हैं कि यहाँ पे नेक्स्ट क्या बोल रहा है। लेकिन यदि इन वर्ड्स के साथ एस का प्रयोग हो तो एपोस्ट्रोफी को एस के साथ लगाते हैं। अगर मतलब इन वर्ड्स के साथ जैसे एनीबडी के साथ अगर एल्स का प्रयोग हो जाए तो एनीबडी एल्सेस बोलेंगे, ना कि एनीबडीज एल्स बोलेंगे। एनीबडीज एल्स बोलने पे क्या होगा, वो रॉन्ग हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग देख ले, आई कैन रियलाई ऑन योर वर्ड्स नॉट समबडी एल्सेस। तो यहाँ पे एल्सेस के साथ एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग किया गया है, समबडी के साथ नहीं किया गया है। तो जब भी इन सभी वर्ड्स के साथ एल्स लग जाता है तो हम लोग एपोस्ट्रोफी का प्रयोग एल्स के साथ करते हैं, न कि इन सभी वर्ड्स के साथ। तो यहाँ पे आप सभी का रूल यहाँ पे पूरा कंप्लीट हो चुका है। अब मैं क्वेश्चंस के तरफ चलती हूँ। तो चलिए हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। मैं पहले इसको क्लियर कर दूं। चलिए हम लोग अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस। तो हम लोग अभी क्वेश्चंस में स्पॉटिंग एरर के क्वेश्चन कर रहे हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है थाउजेंड ऑफ पीपल हैड ऑलरेडी बीन किल्ड इन द एक्सीडेंट नियर दिल्ली, इन द एक्सीडेंट नियर दिल्ली। तो यहाँ पे मैंने आप सभी को एक रूल बताया हुआ था कि थाउजेंड ऑफ पीपल, यहाँ पे आपको कुछ गड़बड़ लग रही होगी। जैसे कि मैंने यहाँ पे इंडिफिनिट, यहाँ पे मैंने सबसे पहले आप सभी को एक रूल बताया था कि वहां पे जब न्यूमेरल एडजेक्टिव होता है, न्यूमेरल एडजेक्टिव जैसे 2, 3, 4 ये सब होता है, अगर थाउजेंड हो गया, पेयर हो गया, स्कोर हो गया, ग्रॉस हो गया, ये सब के आगे अगर मतलब डिफिनिट न्यूमेरल एडजेक्टिव होता है तो वहां पे सिंगुलर होता है। लेकिन अगर इनडिफिनिट न्यूमेरल एडजेक्टिव आ जाए, जैसे पीपल हो गया, बहुत सारे मतलब पीपल बहुत सारे लोगों का समूह, कैटल हो गया और जूरी हो गया और बहुत सारे जैसे वर्ड्स हैं, तो अगर ये आ जाएंगे इंडिफिनिट वाले न्यूमेरल एडजेक्टिव अगर आ जाएंगे तो यहाँ पे एस लग जाता है, थाउजेंड्स ऑफ पीपल। अगर यहाँ पे हम लोग का यही एरर था तो हम लोग का ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए नंबर ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। तो यहाँ पे मैंने आप सभी को ये सब रूल पढ़ा दिए हैं, तो आप सब जाके मेरे मतलब पिछले वाले जो नाउन की क्लास है वो भी देख सकते हैं और प्लस में ये शुरू से देख सकते हैं। तो यहाँ पे मेरा यही वाला ऑप्शन हम लोग का करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि यहीं पे हमारा एरर था, यही वाले पोर्शन पे एरर था, तो ये वाला हमारा ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा। तो अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ही वेंट टू दिल्ली एंड बॉट मच गुड फॉर एवरीबडी। ही वेंट टू दिल्ली मतलब वह दिल्ली गया और उसने सभी के लिए बहुत सारे सामान खरीदे। तो यहाँ पे तो गुड लिखा हुआ है, तो गुड का मीनिंग तो सामान तो होता नहीं है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, गुड्स आ जाएगा। मैंने आप सभी को अभी मतलब रूल्स जो करवाए हैं उसमें गुड था और गुड्स था। मैंने आपको बताया कि कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जिसमें अगर हम लोग एस लगा दें तो उसका मीनिंग चेंज हो जाता है। तो यहाँ पे गुड तो नहीं होगा, लेकिन हम लोग अगर गुड्स लगा दे तो उसका मीनिंग क्या हो जाएगा, सामान हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, सनसेट इज अ ग्रेट फेनोमेना। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि सनसेट इज अ ग्रेट फेनोमेना।
मीन्स सनसेट जो होता है, जो सूर्यास्त होता है, वो एक मतलब बहुत ही अच्छा दृश्य होता है। तो यहाँ पे फेनोमेना जो है, फेनोमेना यहाँ पे प्लुरल लिखा हुआ है, और जो सीन होता है, जो मतलब सनसेट होता है, ये तो प्लुरल है नहीं, तो हम लोग को क्या यहाँ पे क्या लगाना पड़ेगा, सिंगुलर लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पे कुछ वर्ड्स होते हैं जैसे डेटम, डेटम ये सिंगुलर वर्ड है, अगर हम लोग इसका प्लुरल बनाना चाहें तो इसका प्लुरल होता है डेटा। वैसे ही जैसे यहाँ पे फेनोमेना लिखा हुआ है, तो इसका अगर हम लोग सिंगुलर बनाना चाहें तो इसका सिंगुलर हो जाएगा फेनोमेनन, फेनोमेनन। तो यहाँ पे हम लोग का क्या यूज होने वाला है, फेनोमेनन यूज होने वाला है। क्योंकि यहाँ पे 4 नंबर में एरर था, तो ये 4 नंबर ऑप्शन हो जाएगा, और ये इस वाले क्वेश्चन में 3 नंबर में एरर था, तो 3 वाला ऑप्शन हमारा राइट आंसर ऑप्शन हो जाएगा। और बहुत सारे वर्ड्स होते हैं जैसे समन्स, जो समन्स है, समन्स ये सिंगुलर वर्ड है। अब आप लोग बोलोगे कि यहाँ पे तो एस लगा हुआ है, लेकिन यहाँ पे एस लगा हुआ ही रहता है, लेकिन ये समन्स एक वर्ड ही होता है और ये सिंगुलर होता है। अगर हम लोग इसका प्लुरल बनाना चाहें तो इसका प्लुरल हो जाएगा समन्सेस, SMONNSES, समन्सेस इसका प्लुरल हो जाएगा। ओके, तो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलती हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिस्टर राम इज वन ऑफ द बेस्ट टीचर इन आवर क्लास। तो हमारे क्लास में मिस्टर राम जो है वो मतलब बहुत टीचरों में से एक है, वो बहुत ही मतलब सबसे अच्छे टीचर हैं। बहुत टीचरों में से वही एक टीचर है जो कि सबसे अच्छे हैं। तो यहाँ पे बेस्ट टीचर, बहुत टीचरों की बात हो रही है, यहाँ पे लिखा हुआ है एक टीचर। तो यहाँ पे आप सभी को यहीं पे डाउट लग रहा होगा कि हाँ यहाँ पे तो बहुत टीचरों में से बात हो रही है, तो यहाँ पे सिर्फ टीचर क्यों लिखा हुआ है, तो यहाँ पे टीचर्स हो जाएगा, और हमारा राइट ऑप्शन आंसर कौन हो जाएगा, यही वाला 3 हो जाएगा, जिसमें एरर रहता है, क्योंकि इसका नाम ही है स्पॉटिंग एरर, एरर को स्पॉट करना, एरर को मतलब पहचानना। तो यहाँ पे जहां एरर होता है वही हमारा आंसर राइट हो जाता है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है मिस्टर राम इज वन ऑफ द बेस्ट टीचर्स इन आवर क्लास। ओके, तो यहाँ पे हमारा एरर मिल गया और हम लोगों ने आंसर को टिक कर दिया। अब मैं नेक्स्ट की तरफ चलती हूँ। ही हैज ऑर्डर्ड 3 dozens of copies of maths book. He has ordered 3 dozens of copies of maths book by Mr. Ram. ओके, तो यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए डजन्स ऑफ कॉपीज, इस सेंटेंस में 3 dozens of copies, तो यहाँ पे तो डिफिनिट है। मैंने यहाँ पे जैसे यहाँ पे बताया 1000, पेयर, स्कोर, डजन, ये सब बहुत सारे जो वर्ड्स होते हैं, जो मतलब अगर इनके पहले डिफिनिट न्यूमेरल एडजेक्टिव लग जाए तो वहां पे ये एस नहीं लगाया जाता। अगर इंडिफिनिट लगे, जैसे पीपल हो गया, कैटल हो गया, ये सब लगे तो वहां पे एस लग सकता है, लेकिन अगर यहाँ पे डिफिनिट न्यूमेरल एडजेक्टिव अगर लग जाता है तो यहाँ पे एस नहीं लगता, ये वाला। तो यहाँ से हम लोग एस को हटा देंगे, और हम लोग को एरर यहाँ पे मिल चुका है, इसीलिए हमारा ऑप्शन आंसर क्या हो जाएगा, दो ऑप्शन आंसर राइट हो जाएगा। तो अभी यहाँ पे हम लोग को एरर मिल चुका है। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलती हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, वन मस्ट यूज हिज बेस्ट एफर्ट्स इफ वन विशेस टू सक्सीड। तो यहाँ पे आप लोग ढूंढिए कि यहाँ पे एरर कहाँ है। मैं एक बार और सेंटेंस को पढ़ देती हूँ। वन मस्ट यूज हिज बेस्ट एफर्ट्स इफ वन विशेस टू सक्सीड, मतलब अगर कोई सक्सेस पाना चाहता है तो उसको अपना बेस्ट एफर्ट देना पड़ेगा, अपना बेस्ट पूरा जितना भी वो उसके पास शक्ति है, पूरा पावर लगाना पड़ेगा, तब उसको सक्सेस मिलेगी। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि वन जब भी आता है पहले तो इसके साथ वंस यूज होता है, हिज नहीं होता, तो यहाँ पे रॉन्ग है, यहाँ पे हो जाएगा वंस। वंस यूज होता है, वन के साथ हमेशा वंस आता है, हिज कभी नहीं आता। तो यहाँ पे हमारा एरर मिल चुका है, तो हमारा ऑप्शन आंसर राइट कौन हो जाएगा, 2। ओके, तो ये क्वेश्चन थे हमारे। अब मैं और क्वेश्चंस भी करा देती हूँ, मैं इसको क्लियर कर दूं पहले। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन स्पाइट ऑफ 5 लेटर वी हैव रिसीव्ड नो आंसर फ्रॉम द अथॉरिटी। तो यहाँ पे हमारा एरर कहाँ दिख रहा है, तो यहाँ पे जो आप फर्स्ट जो यहाँ पे देख रहे हैं फर्स्ट पार्ट, इन स्पाइट ऑफ 5 लेटर, तो यहाँ पे 5 लेटर लिखा हुआ है, लेकिन 5 और लेटर यहाँ पे आपको कुछ एरर लग रहा होगा क्योंकि यहाँ पे 5 जो लिखा हुआ है, यानी एक लेटर की तो बात हो नहीं रही है, यहाँ पे 5 लेटर की बात हो रही है, तो यहाँ पे क्या होगा, 5 लेटर्स होगा। तो हमारा एरर मिल चुका है जो कि 1 में है, तो यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं फिर से सेंटेंस पढ़ के बता दूं, इन स्पाइट ऑफ 5 लेटर्स वी हैव रिसीव्ड नो आंसर फ्रॉम द अथॉरिटी। तो अब हमारा
सेंटेंस है वो करेक्ट हो चुका है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है शी इज सो लेजी दैट शी टेक्स अ लार्ज नंबर ऑफ टाइम टू कंप्लीट सच अ स्मॉल पीस ऑफ वर्क। तो यहाँ पे जो सेंटेंस बोल रहा है कि वो इतनी मतलब वो बहुत ही आलसी है, क्योंकि वो एक छोटे से काम को करने के लिए बहुत ज्यादा टाइम लेती है। तो यहाँ पे क्या यहाँ पे आपको मतलब यहाँ पे एक फ्रेज जो इडियम्स और फ्रेजेस जो होते हैं उसमें यहाँ पे कुछ रॉन्ग लिखा हुआ है। जैसे यहाँ पे देखिए लार्ज नंबर ऑफ टाइम, तो ये लार्ज नंबर ऑफ टाइम, तो टाइम के साथ जब भी लगता है तो नंबर नहीं लगता है, यहाँ पे अमाउंट लगता है, लार्ज अमाउंट ऑफ। तो यहाँ पे हमारा एरर है, तो यहाँ पे नंबर की जगह पर क्या हो जाएगा, अमाउंट हो जाएगा, लार्ज अमाउंट ऑफ टाइम, क्योंकि हमेशा टाइम के साथ लार्ज अमाउंट का यूज होता है, टाइम के साथ नंबर का यूज नहीं होता, क्योंकि हम लोग टाइम को मतलब टाइम एक अपने स्पेशल आइडेंटिटी है, तो इसके साथ मतलब स्पेशली कुछ वर्ड्स लगते हैं। तो यहाँ पे हमारा 3 में एरर हो गया। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हर मदर टुक अ लॉट ऑफ पेन्स टू प्रिपेयर हिम टू फेस द रियलिटीज। तो यहाँ पे देखते हैं एरर क्या है। तो यहाँ पे फिर से थोड़ा सेंटेंस को पढ़ लेते हैं एक बार और। हर मदर टुक मतलब उसकी मदर ने बहुत सारे यत्न करके, बहुत सारे प्रयत्न करके उसने प्रिपेयर किया है उसको कोई भी रियलिटीज को फेस करने के लिए, मतलब कोई भी किसी भी कंडीशन में वो मतलब वो सरवाइव कर सकता है। तो उसकी मदर ने ऐसे उसके लिए यत्न किए हैं, उसके लिए प्रयत्न किए हैं। तो यहाँ पे तो आंसर, यहाँ पे पूरा जितने भी जितना यहाँ पे जो सेंटेंस है वो एकदम करेक्ट है। तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा नो एरर, आंसर हो जाएगा नो एरर। ओके, तो चूंकि मैंने आप सभी को बताया था पेन्स मीन्स यत्न होता है, पेन मीन्स तो दर्द हो जाएगा, अगर इसमें हम लोग एस लगा दे तो वो पेन्स बन जाता है, जो कि जिसका मीनिंग क्या हो जाता है, यत्न यानी प्रयत्न यानी मेहनत। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन हाउसेस रूफ कोलैप्स्ड द मेंबर्स इनसाइड इट गॉट शेल्टर एट नेबर्स रेजिडेंस। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे व्हेन हाउसेस रूफ, तो हाउसेस मैंने आप सभी को बताया था कि जो निर्जीव मतलब निर्जीव जो वस्तुएं होती है उसके साथ एपोस्ट्रोफी एस का यूज नहीं किया जाता, क्योंकि उसमें मतलब उसमें जीवन नहीं होता, उसमें लाइफ नहीं होता, तो वो अपना मतलब वो अपना उस पे हक नहीं जता सकता। तो यहाँ पे हम लोग एपोस्ट्रोफी एस का यूज नहीं कर सकते, ये रॉन्ग हो जाएगा। यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं द रूफ ऑफ दिस हाउस। ओके, तो यहाँ पे 1 में हमारा एरर हो जाएगा, तो 1 हमारा ऑप्शन आंसर राइट हो जाएगा। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है थिंग्स विल नॉट इम्प्रूव अनलेस यू योरसेल्फ लुक इनटू इट। मतलब चीजें जब तक इम्प्रूव नहीं हो सकती तब तक अगर तुम उसको इनसाइड में जाकर उसको अच्छे से न परखो। ओके, तो थिंग्स विल नॉट इम्प्रूव अनलेस यू योरसेल्फ लुक इनटू इट। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है प्लूरल थिंग्स और यहाँ पे इट लिखा हुआ है, जो कि ये सिंगुलर के लिए यूज होता है। तो हम लोग यहाँ पे हम लोग को लगा यहाँ पे जब जो प्लूरल सब्जेक्ट है तो हमारा जो प्रोनाउन लगेगा वो भी प्लूरल हो जाएगा, क्योंकि सब्जेक्ट के अनुसार ही प्रोनाउन लगता है और वर्ब भी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही लगता है। तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे देम आएगा। ओके, तो ये थे हमारे आज के क्वेश्चंस। तो आज के क्वेश्चंस मेरे कंप्लीट हुए और नाउन भी साथ में पूरा फाइनल हो गया, पूरा कंप्लीट नाउन मैंने करा दिया प्लस में क्वेश्चंस के साथ। तो चलिए मैं नेक्स्ट वीडियो में मैं प्रीपोजिशन लेके आने वाली हूँ। और जो आज अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें और डेली नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तो चलिए मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।